हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जॉन कीट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले कई सारी क्लासें जो है जॉन कीट्स की लाइफ के बारे में, जॉन कीट्स के वर्क के बारे में, जॉन कीट्स के फैक्ट्स रिलेटेड, जॉन कीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो सारी क्लासें जो है हम लोगों ने पढ़ चुकी हैं। जॉन कीट्स की 5 ग्रेट ओट्स के बारे में भी हमने पढ़ा, उनकी राइमिंग स्कीम के बारे में पढ़ा, उनकी जो स्टेंजा, किस स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं, कितने स्टेंजा हैं, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा। और ये भी हमने पढ़ा वेंटवर्थ हाउस, जहाँ पर इन्होंने इस वर्क को लिखा था, उसके बारे में भी हमने काफी अच्छे से समझाया वहाँ पर, जिसकी जॉन कीट्स से रिलेटेड सारी जो भी प्लेलिस्ट है, कि सारे वर्क की जो प्लेलिस्ट है उसको डिस्क्रिप्शन में शेयर की गई है। आप जो है वहाँ पर जाकर जॉन कीट्स से रिलेटेड सारे वर्क को आप अच्छे से, काफी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट जॉन कीट्स की 5 ग्रेट ओट्स के बाद जॉन कीट्स के बारे में। जॉन कीट्स के जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर जो है 1819 ईयर था। उनके करियर के हिसाब से 1819 ईयर्स जो है इनके जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था, क्योंकि यही वो ईयर था जब जॉन कीट्स 1818 में इनके भाई की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसके पहले अपने भाई के लिए परेशान थे। इनके भाई को ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, जिससे बहुत बीमार थे। लेकिन अब 1819 ईयर आता है, जिस ईयर में पूर्णतः स्वस्थ थे, स्वस्थ थे। उसके बाद 1820 आते आते फिर इनको जो है खुद को भी ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो जाती है, जिससे काफी परेशान हो जाते हैं, और 1821 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1819 ईयर इनके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर होता है, क्योंकि उसमें क्या है कि अपने आप को काफी सेट कर चुके थे। ठीक है, ये अपने आप को काफी सेट कर चुके थे, इनका करियर काफी अच्छा चलने लगा था। तो और इस ईयर में 1819 ईयर में इन्होंने काफी सारे वर्क किए थे। तो इस ईयर में हमने 5 ग्रेट ओट्स में पढ़ लिए थी, जो 5 ग्रेट ओट्स, और जो 6 नंबर की जो जिसे वो ओट के नाम से भी जानते हैं, 2 ऑटम, उसके बारे में उन्होंने पढ़ा। उसके अलावा जो है इन्होंने 1819 में अपनी जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस भी इन्होंने लिखते हैं। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, इसको इन्होंने लिखता है। ए वर्क एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। ए वर्क जो है एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। इन सारे वर्कों के बारे में हम विस्तार से काफी अच्छे से समझेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इनके वर्क के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस ईयर में इन्होंने कौन सा वर्क दिया था। उसके बाद 1819 के बाद इनका जो है 1819 में ही इनका वर्क आता है लामिया। दूसरा जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है लामिया, लामिया भी इनका इस ईयर में आता है, लामिया। ठीक है ना। और एक वर्क जो होता है एक बेस्ड होता है, लामिया जो बेस्ड होता है ये होता है बर्टन्स। हाँ, बर्टन की एक वर्क था, बर्टन का एक वर्क है मिलनकली। उस वर्क पर इनका लामिया जो वर्क है, जो एक जादुई एक परी के रूप में मान लीजिए, उस ठीक है ना, एक परी है या मान लीजिए एक जादूगरनी है, ठीक है ना, उस लामिया उस पर ये आधारित है। ठीक है ना, बर्टन्स पे। अगला वर्क इनका जो है 1819 में का अगला बहुत फेमस बलाड ला बेल डैन सेंस मर्सी, ये वर्क भी इनका आता है। जो फेमस बैलेड है इनकी, ये वर्क भी आता है। इसमें कुल मिला के 12 स्टेंजा है। कितने स्टेंजा है? 12 स्टेंजा। और क्योंकि बैलेड जो होते हैं, बैलेड में जो स्टेंजा होते हैं वो 4 लाइन के होते हैं। कितने लाइन के होते हैं? 4 लाइन के। बैलेड में जो स्टेंजा होते हैं 4 लाइन के होते हैं। और ठीक है ना, और इसकी राइमिंग स्कीम जो है वो ABCB है। क्या इसकी राइमिंग स्कीम है? इसकी राइमिंग स्कीम AB और CB है। ठीक है ना, क्योंकि बैलेड जो होते हैं वो 4 लाइन की स्टेंजा में लिखे जाते हैं, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। तो बैलेड जो भी होते हैं वो 4 लाइन में लिखे जाते हैं। राइमिंग स्कीम जो होती है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे इसमें राइमिंग स्कीम जो है ABCB है। इसमें 12 स्टेंजा है। 12 स्टेंजा में 3 स्टेंजा जो है ये जो है पोएट के द्वारा बोले जाते हैं। और बाकी जो 9 स्टेंजा है वो स्टेंजा जो है वो जो नाइट्स है, यहाँ पर जो सरदार था, जो सेना का सरदार था, नाइट का मतलब होता है जो सेना का जो अधिकारी होते हैं, जो योद्धा होते हैं सेना के,
आर्मी के, उनको नाइट्स बोला जाता है। तो इसमें जो 9 स्टैंडर्ड जो है, जो बाकी फर्स्ट 3 स्टैंडर्ड जो है पोएट के द्वारा लिखे जाते हैं, उसके बारे में पूछे जाते हैं कि तुमने अपनी ऐसी हालत क्यों बना ली है, क्या कारण था कि तुम इतने बहादुर होने के बाद आज तुम ऐसे घूम रहे हो। तो बाकी 9 स्टैंडर्ड में वो नाइट जो है अपनी स्टोरी को बताता है। ठीक है, 18-19 में एक काम होता है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद इनका जो एक वर्क आता है 1890 में, एक वर्क आता है जो लिखा जाता है 1890 में और पब्लिश होता है 1820 में, जिसको हम कहते हैं ईसाबेला, जिसे हम द पॉट ऑफ बेसिल के नाम से भी जानते हैं। द पॉट ऑफ बेसिल के नाम से जानते हैं, द पॉट ऑफ बेसिल के नाम से भी हम जानते हैं इसको। ठीक है ना। तो ये वर्क भी जो है इनका 1890 में आता है, जो कि 1820 में पब्लिश होता है। ठीक है। उसके बाद इनका जो एक वर्क है इंडिमियन, जो काफी इंपॉर्टेंट वर्क है इनका इंडिमियन। ये वर्क जो है 1818 में आता था। ये वर्क जो है 1818 में आया था। इस वर्क में कुल मिला के 4 बुक है, कुल मिला के 4 बुक है और हर बुक में 1000 लाइन थी। हर वर्क में कितनी लाइन थी? 1000 लाइन हुआ करती थी इसमें। और इसको जो है पब्लिश किया था टेलर एंड हेसी, टेलर एंड हेसी के द्वारा इस वर्क को पब्लिश किया गया था। ठीक है। इस वर्क को इंडिमियन जो है, इसमें 4 बुक है, हर बुक में 4 लाइनें हैं, हर बुक में 4 बुक है, हर बुक में 1000 लाइन है, लगभग जो है 1000 लाइन्स है। और ये वर्क जो है टेलर एंड हेसी के द्वारा पब्लिश किया गया था। और यही वर्क था। इसी वर्क को जो है ब्लैकवुड मैगजीन और क्वार्टरली रिव्यू मैगजीन के द्वारा जो है इस वर्क को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था। ठीक है ना, क्रिटिसाइज भी किया गया था। ठीक है ना। तो ये वर्क जो है इंडिमियन वर्क था। ठीक है। और ये का फर्स्ट जो है फेमस वर्क था, फर्स्ट फेमस वर्क था, जो सबसे पहला वर्क था जो कि बहुत फेमस हुआ, ये वर्क था। उसके बाद इनका एक 1860 में इन्होंने एक लॉन्ग नेरेटिव पोएम लिखी थी। इन्होंने लॉन्ग नेरेटिव पोएम लिखी थी जिसमें 249 लाइनें थी। और ये था आई स्टूड टिपटो ऑन अ हिल, टिपटो अपॉन अ लिटिल हिल। इसमें जो है 249 लाइन्स हैं। ये लॉन्ग पोएम थी, इसमें 240 लाइन्स है। आई स्टूड टिपटो अपॉन अ लिटिल हिल। उसके बाद इनका जो 1820 में एक वर्क आता है द फॉल ऑफ हाइपेरियन, द फॉल ऑफ हाइपेरियन, द फॉल ऑफ हाइपेरियन वर्क आता है, जो कि वर्क जो होता है पैराडाइज लॉस्ट पर आधारित। जॉन मिलर की जो वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, उस पर एक आधारित होता है। इन्होंने एक एनीड जो है एनीड वर्क है, इस वर्क को भी इन्होंने ट्रांसलेट किया था। ये वर्क इनके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था। एनीड को इन्होंने ट्रांसलेट भी किया था। ठीक है ना। उसके अलावा जो है इन्होंने एक जो है लाइन लिखी थी, लाइन ऑन द, एक वर्ड लिखा था लाइन ऑन द मरमेड टैबर्न। ये वर्क भी इन्होंने लिखा था, लाइन ऑन मरमेड टैबर्न। इस वर्क में जो उन्होंने रॉबिन हुड को सेलिब्रेट किया था, रॉबिन हुड को सेलिब्रेट करते हुए इस वर्क को मरमेड टैबर्न वर्क को लिखा था इसने। उसके बाद एक वर्क था इनका, इन्होंने 5 एक्ट की ट्रेजेडी भी लिखी थी। 5 एक्ट की ट्रेजेडी भी इन्होंने लिखी थी, प्ले भी लिखा था इन्होंने, जिस वर्क का नाम था ओथो द ग्रेट, ओथो द ग्रेट। ये 5 एक्ट की इनकी ट्रेजेडी थी और इस वर्क को इन्होंने 1819 ईयर में लिखा था। ठीक है, किसमें लिखा था? 1819 में लिखा था। और ये वर्क जो है परफॉर्म किया गया था, परफॉर्म जो हुआ था ये वर्क, इनका ये वर्क जो है 1950 में परफॉर्म हुआ था।
और ऐसा कहा जाता है कि ओथो द ग्रेट वर्क जो है, जो इनकी ट्रेजेडी है, इस वर्क को इन्होंने, जो इनके फ्रेंड थे चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन, उनके साथ मिलकर इन्होंने एक वर्क लिखा था। ठीक है, चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन के साथ इन्होंने मिलकर इस वर्क को लिखा था। लेकिन इसको फर्स्ट परफॉर्मेंस जो मिलती है, पहली बार जो परफॉर्म किया जाता है, ये 1950 में परफॉर्म किया जाता है। और एक कौन थे, एक ट्रेजेडी थी ओथो द ग्रेट। उसके बाद 1860 में इन्होंने वर्क लिखा था स्लीप एंड पोएट्री। स्लीप एंड पोएट्री, देखिए ये सारे इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं इनके 5 ग्रेट ओट्स के अलावा एक भी वर्क जो है, ये जो वर्क है ये भी इनके इंपॉर्टेंट वर्क में आ रहे हैं, स्लीप एंड पोएट्री। उसके अगला जो है स्लीप एंड पोएट्री के बाद अगला इनका एक वर्क था जो ऑन, एक इन्होंने सोनेट लिखी थी ऑन लुकिंग ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स ह्यूमर। इस वर्क को एक भी सोनेट थे, ये वर्क जो है कि एक सोनेट वर्क था, इनका एक सोनेट था जो कि पेट्रार्चन स्टाइल में लिखा गया है। पेट्रार्चन में लिखा गया है। पेट्रार्चन क्या होता था, जो इसमें सोनेट होती थी, इसमें जो है एक ऑक्टेव और सेस्टिव की स्टाइल में लिखा जाता था। तो ये वर्क में जो है पेट्रार्चन स्टाइल में लिखा गया है। पेट्रार्चन एक सोनेट है। और फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स ह्यूमर, इन्होंने एक चैपमैन एक वर्क ऑथर थे, ठीक है, जो कि जॉफरी चौसर के और स्पेंसर के टाइम पीरियड में हुए थे, इन्हीं लोगों के टाइम में थे चैपमैन। और इन्होंने एक वर्क लिखा था, ह्यूमर के बारे में एक वर्क लिखा था। तो उस चैपमैन की जो ह्यूमर पर रिलेट आ रहा है वर्क था, उस वर्क को इन्होंने जॉन कीट्स से पढ़ा और जिसकी वजह से ये ह्यूमर से बहुत प्रभावित हुई। और उसी पर उन्होंने शॉर्ट लिख दी ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स ह्यूमर। ये भी इनकी जो है बहुत फेमस सॉनेट में आती है। ठीक है, उसके बाद एक कुछ वर्क है। उसके बाद इनका 1838 में आया था, 1838 में आता है इनका, हाँ 1818 में एक इन्होंने वर्क लिखा था जो कि 1838 में पब्लिश होता है। 1838 में पब्लिश होता है। ब्राइट स्टार वुड आई स्टीड, ब्राइट स्टार वुड आई स्टीड फास्ट। ये भी एक सोनेट है, ये भी एक सोनेट है। हमने आपको बताया था कि इन्होंने अपनी लाइफ में 67 सोनेट लिखी थी। कितनी सोनेट लिखी है इन्होंने? 67 सोनेट लिखी है। इसको हमने इनके जो अननोन फैक्ट थे उसमें हमने बताया है। इन्होंने अपनी लाइफ में 67 सोनेट लिखी है, जिसमें कुछ स्पेशल सोनेट के बारे में। ये सोनेट जो है ब्राइट स्टार वुड आई स्टीड फॉर, ये वर्क जो है इनका इंग्लिश सोनेट है। मतलब जो शेक्सपियर की स्टाइल होती है 4 क्वार्टरन एंड 4 क्वार्टरन, 3 क्वार्टरन और 1 कपलेट, उसमें जो है उसी तरीके से लिखी गई है। ठीक है, तो एक ब्राइट स्टार वुड आई स्टीड बार, इस तरह के वर्क है। और इनका कुछ एक वर्क आता है टू सम लेडीज वर्क भी आता है, टू सम लेडीज भी आता है। इस तरह के जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे जिनके बारे में हमने टाइम ईयर के हिसाब से हमने समझा और हमने ये भी जाना कि उस वर्क को कब पब्लिश किया गया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे इनके जो वर्क हैं, इस वर्क को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो पहले तो हम लोग अभी इस लाइन में कंप्लीट कर रहे हैं जो यूपी पीजीटी में, और यूपी पीजीटी अभी तो पहले पीजीटी वाला चल रहे हैं। यूपी पीजीटी में जितने भी जो 16 ऑथर हैं, उन सारे ऑथर के बारे में पहले हम नोट, उनकी लाइफ के बारे में, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनके वर्क, उन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे हैं, किसी ईयर में वर्क लिखे हैं, ये सारी चीज़ें हम चल रहे हैं। जिसमें हमने विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ा, विलियम शेक्सपियर के बारे में काफ़ी जानकारियाँ ली, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में काफ़ी जानकारी ली, पर्सी से ली, पीबी के बारे में जानकारी ली। और ये हमारे चौथे राइटर हैं जॉन कीट्स, इनके बारे में हमने पढ़ा। अभी कभी हमने इस क्लास इनके बारे में अभी हमने जो भी हम क्लास हो रही है, जो भी क्लासें हैं, वो जो भी बनती क्लास हो रही हैं, जिनके बारे में पढ़ा रहे हैं, वो सारी क्लासें आपको डिस्क्रिप्शन में दी जानी है। आप डिस्क्रिप्शन
इनकी जो डिस्क्रिप्शन है जॉब किट्स की, उसको आप खोलेंगे तो जो क्लासें अभी बन चुकी हैं या जो क्लासें भविष्य में बनेंगी, जब आप देखते होंगे तो हो सकता है कि तब तक की और भी क्लासेस के बारे में बन गई हों, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेंगी सारी क्लासों की, और आप उसको सर्च करेंगे, आप उसको देखेंगे तो उसमें जॉब किट्स से या किसी भी राइटर के बारे में, सबके बारे में जो भी अपने क्लास चल रही हैं वो सारे वर्क जो हैं उसमें आपको मिलेंगे। आप पढ़िए, क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा इसको आप कमेंट करके प्लीज़ बताते जाइए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल आपका उत्साह, आपका जो हमारे प्रति जो कमेंट है, शेयर है और जो लाइक है, यही हमारा उत्साह वर्धन करता है, जिसकी वजह से जो है हम आपके लिए और भी मेहनत करके और भी अच्छी क्लास लाने की कोशिश करते हैं। तो मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।